नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। करीब 3 साल पहले मैंने आगाह किया था कि भारत में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पूरी कोशिश ये होगी कि आतंकवाद में भारत के जो मुसलमान हैं वो शामिल हो जाएं, ताकि इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव डेवलप किया जा सके और उसके आधार पर पूरी दुनिया खेल करे, राजनीति करे। कल आपने वीडियो देख लिया होगा, वहीं पर जाकर बात ठहर गई है। अब एक नई चीज निकल के आई है जो मैं बार बार कहता हूं। भारत की पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये सब लोग अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, उसे अपना माता पिता मानते हैं और अपनी नीतियां उसके खुशी के लिए तय करते रहते हैं। मैंने कई बार तारीफ की जब रूस के मामले में रुख मोदी सरकार का थोड़ा दृढ़ था, जिसमें अमेरिका की नहीं सुनेंगे टाइप की बात उन्होंने कही थी, लेकिन बाद में पता चला वो भी अमेरिका के कहने पर ही किया जा रहा था। अब एक और चीज आई है जिसने सीधे सीधे साबित कर दिया है कि हमारे देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की खुशी के लिए काम करता है, अमेरिका के लिए काम करता है और उसका पूरा एजेंडा कहीं ना कहीं इस बात से भयाक्रांत रहता है कि ये अमेरिका को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और जब कभी चूक हो जाती है या पकड़ा जाता है तो अमेरिका को मनाने में लग जाता है। ये नतीजा मैंने क्यों निकाला? ये नतीजा मैंने निकाला एक रिपोर्ट के आधार पर जो अभी हाल में आई है, और ये रिपोर्ट है अमेरिका के सीनेट की रिपोर्ट। तो आप कहेंगे सीनेट तय करेगा कि हमारी क्या राष्ट्रीयता है और आरएसएस क्या है? भारत एक आजाद देश है और भारत की संसद तय करेगी। सही बात है, लेकिन जब इस देश की नीतियां इस देश की संसद से तय करनी हो, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की संसद में जाकर तमाम सारी लॉबिंग करते हैं, वहां के मीडिया को मनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनको अमेरिका की कितनी परवाह है और कितने झुके हुए हैं। मैं सरल तरीके से बताऊंगा आपको कि ये क्या मामला है और कैसा मामला है। देखिए, जैसे दल्ले होते हैं, दलाल, कहां पे आप ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाएं तो ट्रांसपोर्ट दफ्तर में जाके आप जाइए, वो आपका पूरा लाइसेंस बनवा के दे देगा, कुछ पैसे आपसे लेगा। आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है, दलाल करा के दे देगा। हर जगह इस तरह के दलाल होते हैं। अमेरिका में सत्ता के दलाल जो होते हैं, उन सत्ता के दलालों को वहां पर कहा जाता है लॉबीइस्ट। बाकायदा कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों को आप कह दो मेरा फला काम जो है होना है, आप करवा दो, तो वो उस काम को करवाने के लिए एक बाबू के पास चक्कर लगाना है, दूसरे के पास जाना है, एक को समझाना है, दूसरे को समझाना है, नीतियों में बदलाव, सांसदों से सेटिंग करना, सांसदों को समझाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रेस रिलीज जारी करना, मीडिया में खबरें छपवाना आपके पक्ष में, ये सब करते हैं ये दल्ले। तो अमेरिका की एक दल्ला फर्म है, दलाल फर्म है, उसका नाम है स्क्वायर पैटर्न बॉग्स। और ये जो दलाल फर्म, लॉबिंग फर्म है, ये वॉशिंगटन में लॉबिंग का काम करती है। खबर यहां पर यह आई है कि इस फर्म को हमारे देश की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्था ने $3,30,000 दिए इस कंपनी को। और क्यों दिए? बोले जाना भैया, सांसदों को थोड़ा सा सेट कर लेना, ये कर लेना। क्यों भाई? आप दफ्तर में नौकरी करते हो, आप अपने डिपार्टमेंट के लिए लॉयल हो कि आप अपने सीईओ वहां तक सब सेटिंग करवाते रहोगे, पैसे खिलाते रहोगे? इसका मतलब क्या है कि तुम अमेरिका को अपना बाप मानते हो, अमेरिका के सीनेट को अपना बाप मानते हो। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला, ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई है वगैरह वगैरह, दलालों वाली बात। तो भैया वहां पर दलाल जब लीगल है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है, और जो वहां की सीनेट है, यानी वहां की जो राज्यसभा है, लेकिन वो पावरफुल लोकसभा की तरह होती है, उसमें वो रिपोर्ट जारी करते हैं भैया किस लॉबिस्ट फर्म को किसने कितने पैसे दिए। तो हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसने $3,30,000 अमेरिका में खर्च किए लॉबिंग करने के लिए। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीधे किए? नहीं किए। वहां पर एक और कंपनी ने ये पैसे दिए, और वो कंपनी है
ऑन बिहाफ ऑफ यानी ओबीओ और उसके आगे उसका नाम लिखवाया है। तो जो भुगतान हुआ है वो भुगतान हुआ है स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजीज के जरिए। ये एक मध्यस्थ एजेंसी है, इसने उस लॉबिंग एजेंसी को ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पैसे दिए हैं। सीनेट जो रिपोर्ट जारी करती है उस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि भैया हमको इतने रुपए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से, स्वयंसेवक संघ की तरफ से स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजी ने हमको दिए। अब ये स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजी जो संस्था है ये जनवरी में ही रजिस्टर हुई है, नई रजिस्टर हुई है। अब आप सोचिए, एक कंपनी जनवरी में रजिस्टर होती है, वो कंपनी आरएसएस की तरफ से संसद में लॉबिंग के लिए अमेरिका की पैसा खिलाती है और वहां पर जो पैसा खिलाया जा रहा है, चूंकि वहां कानून है, तो जो सीनेट है वो ये बताती है कि फलां दलाल को कितने कितने पैसे आए, ये पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, सार्वजनिक। तो आप भी जाके उनकी वेबसाइट पे देख लो और उसमें लिखा होगा कि भैया इतने पैसे इस दलाल की तरफ से आए। और इसने किस पार्टी के लिए काम किया था, तो बोले वो स्टेट स्ट्रेटजी जो कंपनी है उसके लिए काम किया था और उसने आरएसएस की तरफ से इनको काम पे लगाया था। अब आप सोचिए कि आरएसएस ने इतना घुमा के इधर उधर से पैसा दिया और किस लिए दिया, इसलिए दिया कि वहां पर आरएसएस वहां की संसद में बाकी जगहों पे सेटिंग कर सके। इससे यह पता लगता है कि मेरा देश, मेरे देश की संसद और मेरे देश की सरकार अमेरिका को अपना बाप मानती है और आरएसएस खास तौर पे इस केस में उसको बाप मानते पकड़े गई। अमेरिका वाले क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अगर वो कुछ कह देते हैं तो हमें उसका सच्चा और सटीक तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। अगर हम पीछे से जाकर सेटिंग कर रहे हैं कि वो कुछ कह ना दें, इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं जिसमें हमको डर लगता है कि अमेरिका पिताजी नाराज हो जाएंगे। ये अपने आप में किसी भी राष्ट्रवादी संस्था के लिए डूब मरने की बात है कि वो इस तरह से पे कर रही है। अब इसमें क्या कारण हो सकता है पे करने का? आरएसएस ने किस बात के लिए इस लॉबिंग फर्म को पैसे दिए? क्या वो लॉबिंग फर्म आरएसएस के लिए जाके वहां कर सीनेट के मेंबर्स को, वहां के मीडिया को, बाकी लोगों को मना रही थी? अगर मना रही थी तो किस बात के लिए मना रही थी? ये बड़ा सवाल है जो अभी तक सामने नहीं आया है। मोटा मोटा अंदाज जो लगा रहे हैं कि नफरती राजनीति, देश में हिंदू मुसलमान करना, माइनॉरिटीज के खिलाफ एजेंडा चलाना जैसी बातें लगातार आरएसएस के खिलाफ आ रही थी और भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को लेकर कई सारी बातें आ चुकी हैं। तुलसी गैवार्ड जैसी एक महिला, प्रतिष्ठित महिला अमेरिका वाली, सीधे आरएसएस पे इसको लेके हमले कर चुकी थी। तमाम सारी जो संसद की कमेटियां हैं, मैं आपको कहें तो तफसील से बता ही देता हूं। लगातार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे आरएसएस की सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट को लेते हुए रिपोर्ट आई 2024 में, इंडिया रिलीजियस फ्रीडम इश्यूज। एक रिपोर्ट अमेरिका की हाउस की ह्यूमन राइट कमेटी ने जारी की जिसमें आरएसएस की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया गया था। कितने? पिछले साल। और ये लगातार आ रहा है। कांग्रेसमैन तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी, जो खुद हिंदू हैं, उन्होंने 2025 के में हाउस में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कुछ हिंदू संगठन को हेट्स ग्रुप में, यानी घृणा फैलाने वाले समूह के तौर पे चिन्हित करने की बात की गई कि इनको लिस्ट में डालो, उसमें नफरत फैलाने वालों में। इसमें आरएसएस का नाम था। इसी तरह से अमेरिका का जो हाउस है, उसकी ह्यूमन राइट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें भी आरएसएस को टेरर ग्रुप घोषित करने की मांग की जा चुकी है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में, टेरर ग्रुप वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था और इस तरह से अल्पसंख्यकों की रक्षा वगैरह को लेके, मानवाधिकार को लेके रिपोर्ट्स में आरएसएस का नाम आया है। तो एक सीधे सीधे आपके सामने एक तस्वीर है कि जो आरएसएस है वो किस तरह से काम करती थी। अब ये जो है बताता है कि किस तरह से आरएसएस के लगातार वहां फंस रही थी और वो अमेरिका की नज़र में अच्छा होना चाहती थी। भारत में जब आप कहते हो हम गौरवशाली राष्ट्रवादी संस्थाएं वगैरह वगैरह, अच्छा मज़ेदार बात ये है, ये जो भुगतान तुमने किया है, ये भुगतान तुमने किस खाते से किया? अगर एक संस्था है
वो कह रही है कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ आरएसएस लॉबिंग कर रही हूं और वहां पर आरएसएस की तरफ से $3,30,000 जा रहे हैं। तो वो जो पैसा है, वो पैसा कहां से आया? क्योंकि आरएसएस का तो कोई खाता नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसका कोई चेक भी नहीं है। तो इसका मतलब आरएसएस की तरफ से किसी और ने पैसा दिया। तो क्या कोई और आदमी कहीं हवा में से आके आरएसएस के लिए लॉबिंग कराने को पेमेंट कर सकता है या कर रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये एक बड़ा लीगल प्रश्न अमेरिका के कानून के हिसाब से भी खड़ा करता है। और उस हिसाब से भारत में भी ये मामला ईडी का हो सकता है, क्योंकि इसमें नाम छुपाकर परोक्ष रूप से घुमा फिरा के भुगतान के ट्रेसेस मिल रहे हैं। लेकिन अलग बात है कि ईडी ने जब पनामा पेपर्स में कुछ नहीं किया तो इसमें क्यों कुछ करने लगी? उसके पास दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उसको एक टास्क मिला हुआ है, पकड़ो, फंसाओ और ऑपरेशन कमल करो। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें आप रिकॉर्ड देखें आरएसएस और बीजेपी का। भारत सरकार यानी मोदी जी भी पैसे खर्च करते हैं दल्लों के ऊपर ताकि उनकी सेटिंग अमेरिका से सही रहे। हाँ, मैं आपको जानकारी देता हूं, अमेरिकी लॉबिंग फर्म बीजीआर गवर्नमेंट अफेयर्स ने भारत सरकार की ओर से अमेरिका में लॉबिंग की और इसमें परमाणु समझौते जैसे सेंसिटिव मामले पे दलाली या लॉबिंग जो भी कहें वो की गई। मोदी सरकार ने 2015 में अमेरिका में दलाली करने के लिए भारत सरकार की तरफ से लॉबिंग के लिए पेमेंट किया था। इससे पहले कोई इतिहास अब तक नहीं मिलता जिसमें भारत ने अमेरिका की संसद के सामने अपनी सेटिंग सही रखने के लिए, वहाँ पे नंबर बने रहें, इसके लिए पैसे खर्च किए। 2019 से 22 के बीच में $4 मिलियन से अधिक की रकम खर्च की है लॉबिंग के लिए। 88 रुपये का डॉलर है, आप खुद जोड़ लीजिएगा। भारतीय कॉरपोरेट भी तमाम सारे, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि ये अमेरिका को ही अपना बाप मानते हैं, इनका राष्ट्रवाद झूठा है, ये विदेशों में अपनी कंपनियां रखते हैं, पैसा विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश का पैसा लूट ले रहे हैं। 1% लोग 65% पैसा पहले ही समेट चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रेनवेक्सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एंड नेस्कॉम, टाटा सन्स, ये सब लॉबिंग में मोटी रकम खर्च कर चुके हैं। और वॉलमार्ट ने भारत के अंदर, अब आप सोचिए, वॉलमार्ट ने $25 मिलियन खर्च किए 2008 में अमेरिका में इस सेटिंग को करने के लिए कि भारत के अंदर उसको एक्सेस मिल जाए। वॉलमार्ट क्या है? एक बड़ी चेन है जो स्टोर बनाती है, डी मार्ट है आजकल। वॉलमार्ट वहां के दलालों को पैसे देती है और वहां के दलाल अमेरिका में वॉलमार्ट को लाइसेंस दिलाते हैं, इस बात के लिए पैसा खर्च किया जाता है। वॉलमार्ट आ नहीं सका, इससे पता चलता है कि 2008 में सरकार जिसकी भी थी उसके अंदर थोड़ी गैरत रही होगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां भी लॉबिंग और राजनीतिक संपर्क बनाए रखती हैं, लेकिन पैसे देकर संबंध बनाने का मामला ये आरएसएस का अपने आप में अनोखा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन भी अमेरिका में लॉबिंग करता है। एक लॉबिंग होती है, भाई आपके जो संबंध करने वाले, जानने वाले लोग हैं, जाएं अपना मिले सांसदों को बताएं, देखो भाई हम बहुत अच्छे संस्थान ये करते हैं। लेकिन आप पैसे देके दलाल रखो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा यहाँ पर बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये है कि जिस फर्म को आपने हायर किया, ये फर्म वही फर्म है जो पाकिस्तान के लिए भी काम करती है। ये और इंटीग्रिटी का बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर कोई फर्म भारत के आरएसएस के लिए लॉबिंग करे और पाकिस्तान के लिए करे, तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि जिन्ना और आपका सावरकर का जो सेटिंग थी वैसा वाला केस ये हो रहा है। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ, चलो भाई प्रोफेशनल कंपनी है, उन्होंने भी अप्रोच किया, आपने भी किया, वो सबके लिए काम कर दे रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आरएसएस किसी भी तरीके से अगर वहाँ लॉबिंग कर रही है, ये अपने आप में इस बात का सीधा सच्चा सबूत है कि ये उसको अपना मानते हैं। अब आरएसएस का जहाँ तक सवाल है, भाई तुम रजिस्टर ही नहीं हो। अगर इस देश में कानून है तो कानून के तहत रजिस्टर किए बगैर तुम संस्था कैसे चला सकते हो? चला जा रहे हो। अभी मोहन भागवत से पूछा तो बोले जी हिंदू धर्म भी कौन सा रजिस्टर है जो आरएसएस रजिस्टर्ड हो।
क्या यार कुतर्क है। तो ये अपने आप में, और आपको पता होगा कि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, इसको लेकर सबसे पहले हमने इसको फैलाया था, हमने सारी चीज़ें रखी थी आपके चैनल पे, और उसके बाद से आप देखिए कितना व्यापक हो गया है। और अब हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। कम से कम इसके बाद कुछ बचता है क्या? अगर हमारे बड़े बड़े संस्थान, जो पावरफुल संस्था है, वो अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहे हैं सर 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 करते हुए, अरे वो और क्या कर रही है, लॉबिंग फर्म वहाँ पे जाके पैसे खिला रही होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे पैसे खिलाना साबित हो जाएगा तो और अलग मसला है, लेकिन अलग अलग तरीके से ल्योर तो करते ही हैं, मनाते तो हैं ही सही गलत तरीके से। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है तो ये अब बहुत सीरियस मामला। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्यों बनता है मैं आपको बताता हूं। अगर किसी भुगतान, संदिग्ध फंडिंग दो स्रोत और ट्रांसफर की वास्तविकता की पुष्टि नहीं हो पाती, ऑन बिहाफ ऑफ आरएसएस उसने पेमेंट किया है, अगर आरएसएस ने उसको पेमेंट नहीं किया है तो ये मामला संदिग्ध बन जाता है। आरएसएस के बिहाफ पे किसी और का पेमेंट किया हुआ मायने नहीं रखता है। अब एक सवाल इस बात का है, बड़े बड़े नाम आए, अडानी का नाम नहीं आया, जिसका वहां पर मामला फंसा हुआ है कोर्ट में, कभी भी सजा हो सकती है, बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ये सारी बातें हो रही हैं। तो इस पूरे मामले में क्या आरएसएस के नाम पे अघोषित तौर पे अनऑफिशियली अडानी के लिए लॉबिंग की जा रही है, पेमेंट किया जा रहा है आरएसएस के नाम पे? कई बार होता है ना कि भाई दुकान पे जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई देख ऐसा है कि मैं तेरे से चाय ले लूँगा, लेकिन तू मुझे पर्ची जो है दूध की काट दियो, मेरी कंपनी चाय का पेमेंट नहीं करती है ना? तो क्या ये वो हो रहा है कि अडानी के लिए ये लॉबिंग कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो रहा है, कम से कम ये इससे ये पता लगता है कि हम भारत अमेरिका के उपनिवेश टाइप्स हो गए हैं। मतलब हर चीज़ के लिए हम लोग वहाँ देखते हैं, हर चीज़ के लिए उसको मनाते हैं। वो 50 गालियाँ दिए जा रहा है ट्रंप, मोदी की मुँह से टैं चूं कुछ नहीं निकल रही है। वो बार बार बोलता रहता है कि मैंने शांति कराई, मैंने ये कराया वो कराया, सब कुछ करता रहता है। और अब आप सोच लीजिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि अब गड़बड़ करेगा का पाकिस्तान, तो छोड़ेंगे नहीं। अब दिल्ली में ब्लास्ट हुए लाल किले पे, जब ब्लास्ट हुए तो नाम किसका आ रहा है? लश्कर तैयबा का। अब लश्कर तैयबा भारत में अगर एक मॉड्यूल चला के ब्लास्ट करवा रहा है तो इसके पीछे पाकिस्तान है कि नहीं है? तो कौन है? तो भारत सरकार कह रही है तुर्की से कमांड आ रही थी, तुर्की से कमांड आ रही थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से दोबारा भिड़ेंगे तो शायद ट्रंप नाराज हो जाए। ये वो देश है जो निर्गुण देश था, ये वो देश है जो इंदिरा गांधी जाके मुंह पे बोल के आ जाती थी बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को, किसी को कुछ नहीं समझती थी, और इसी के पीछे उसकी हत्या की गई। आपने मेरा वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। दुर्भाग्य, लेकिन जो भी है वो सत्य है। नमस्कार, जय हिंद।